कोई एक पुलिस वाला तो आर्मी का बंदा नजर नहीं आया मुझे। यहाँ पे कोई भी नहीं, इवन गवर्नमेंट का भी कोई बंदा नहीं आया। गवर्नमेंट जो हमारे सर पे बड़ा चीखती है ना, हर चीज को हमारे वो बाउंड कर देती है गवर्नमेंट। हम खुद खाते हैं, हम खुद कमाते हैं, हम खुद सब कुछ करते हैं, हम खुद कफन ला रहे हैं, हम खुद सब कुछ कर रहे हैं। पायलट्स अगर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और एक दूसरे से सीखें तो ऐसा सफ़र नॉलेजेबल रहने के साथ साथ बहुत यादगार भी रहता है। बट अगर इसी कन्वर्सेशन में एजिज्म आ जाए, कैप्टन अपने सीनियरिटी का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाते हुए को पायलट से ऐसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करें जिसमें को पायलट हेजिटेट कर जाए, एंड उसके बाद ही स्टार्टेड बुलिंग हिम एंड ही वाज एक्चुअली बीइंग रियली डिसरिस्पेक्टफुल। इस तरह के बिहेवियर में यू फील ह्यूमिलिएटेड, फ्रस्ट्रेटेड एंड अंडरवैल्यूड, एंड दिस क्रिएट्स अ डीप सेंस ऑफ सेल्फ डाउट। तकरीबन 1 घंटे तक ऐसे ही चलता रहा और ये सारी बातें, सारी ह्यूमिलिएशन ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती रही। हेलो एवरीवन, दिस इज सैयदा माहिरा एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी ऑफ एयरब्लू फ्लाइट 202। जो सीनियर पायलट थे कैप्टन 61 ईयर ओल्ड परवेज इकबाल चौधरी, उनका 25,000 घंटे का एक बेहतरीन फ्लाइंग रिकॉर्ड का एक्सपीरियंस था और साथ में ही को पायलट 34 ईयर ओल्ड मुंतजिब अहमद थे जिनका 1000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस रिकॉर्ड था। मुंतजिब अहमद जो थे वो फाइटर पायलट भी रह चुके थे। 28 जुलाई 2010 एयरब्लू फ्लाइट 202 कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। 28 जुलाई की सुबह 7:41 में इस फ्लाइट ने कराची से टेक ऑफ किया और इस्लामाबाद में उस दिन शदीद बारिश हो रही थी। और 2010 वही साल था जिस साल पाकिस्तान में बेतहाशा बारिशों की वजह से सैलाब ने तबाही मचाई हुई थी। कैप्टन के डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर की वजह से मुंतजिब बिल्कुल चुप हो गए थे और इस क्रैश में ये पॉइंट बहुत अहम है। हर जहाज़ में एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें पायलट्स की सारी बातें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। जहाज़ तबाह भी हो जाए बट वो ब्लैक बॉक्स बच जाता है। ये सारी बातें जो रिकॉर्ड हुई भी होती हैं ये बाद में सुनी जा सकती हैं। बहरहाल ये जहाज़ इस्लामाबाद आ चुका था और इसको अब इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे लैंड करना था। जहाज़ के पायलट्स को पता चला कि इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे जो इस वक्त रनवे इस्तेमाल हो रहा है वो रनवे 12 है। इस्लामाबाद का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैप्टन की डांट और डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर की वजह से को पायलट बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। यानी इस वक्त जहाज़ में जितने भी फैसले हो रहे थे वो सब कैप्टन परवेज इकबाल ही ले रहे थे। कैप्टन परवेज इकबाल को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से ये आगाह किया गया कि उन्हें जहाज़ को सर्कलिंग अप्रोच से ज़मीन पे उतारना है। लेट्स ब्रेक दिस इनटू सिंपल वर्ड्स कि जहाज ने एयरपोर्ट के सामने से राइट टर्न लेनी थी और फिर जहाज ने लेफ्ट टर्न लेकर आगे मुड़ जाना था और बिल्कुल यही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए रनवे 12 पे उतर जाना था। कुछ सेकंड्स बाद एटीसी ये नोटिस करता है कि ये जहाज 2300 फीट के एल्टीट्यूड पे आ चुका है, जबकि इस जहाज को 2500 फीट के एल्टीट्यूड पे होना था फॉर सेफ लैंडिंग। इतने में एटीसी की सजेशन आती है कि आप लोग रनवे से करीब फ्लाई करें ताकि रनवे आपको विजिबल हो सके। तो उसके जवाब में कैप्टन को पायलट को कहते हैं, इसको कहने दो जो ये कह रहा है। प्लेन रनवे से मुसलसल दूर होते जा रहा था और कैप्टन ने प्लेन को नैव मोड पे शिफ्ट कर दिया था। ये एक ऑटो पायलट फीचर होता है जो कि सेव करे गए रूट पे प्लेन को उड़ाता है। अब जहाज इसी रूट को फॉलो करते हुए मरगला हिल्स की तरफ बढ़ चुका था। को पायलट ने बहुत हिम्मत जमा करके फाइनली कैप्टन से पूछ ही लिया, कैप्टन क्या आपको रनवे नज़र आ रहा है? कैप्टन ने बहुत ही आराम से हाँ में अपना सर हिला दिया। बट कैप्टन को जो लाइट्स नज़र आ रही थी वो रनवे की नहीं बल्कि मरगला हिल्स की थी। अब सवाल ये बनता है कि इतनी दूर ऑलरेडी प्लेन जा चुका था तो एटीसी कहाँ था? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का तो काम ही ये है कि वो सारी फ्लाइट्स को सेफ लैंड करवाए। जब तक एटीसी को होश आता है वो फौरन ही पायलट्स को राब्ता करके कहते हैं कि आप लोग राइट साइड की तरफ टर्न लें। इसके चंद ही सेकंड्स बाद प्लेन में टेरेन की सायरन बजने लगती है। इसका ये मतलब है कि अगर प्लेन को 60 सेकंड में नहीं मोड़ा गया तो वो किसी टेरेन, वो किसी पहाड़ से टकरा जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की सिचुएशन में फौरन से एयरक्राफ्ट का रुख आसमान की तरफ कर देना चाहिए ताकि आगे जो भी टेरेन या फिर जो भी पहाड़ है प्लेन उसे मिस कर जाए। 152 लोगों से भरा हुआ प्लेन पूरी तरह पहाड़ों के अंदर तबाह होने जा रहा था।
फ्लाइट 202 146 पैसेंजर्स एंड 6 क्रू मेंबर्स के साथ जो है सवार था, जिसमें 110 मर्द, 29 औरतें, 5 बच्चे और 2 नौज़ायदा बच्चे शामिल थे। एक पाकिस्तान आर्मी के एक्टिव कैप्टन भी मौजूद थे एंड यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के 6 मेंबर भी मौजूद थे। मेजॉरिटी ऑफ द पैसेंजर्स वर पाकिस्तानी, बट उसमें 4 फॉरेन नेशनल्स भी शामिल थे। 1 सोमाली डिप्लोमेट, 1 ऑस्ट्रियन एंड 2 अमेरिकन्स वर ऑन दैट फ्लाइट। एक बार फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की आवाज़ आती है, कैप्टन क्या आपको रनवे दिखाई दे रहा है? दोनों पायलट्स की तरफ से खामोशी आती है और कुछ सेकंड्स बाद वो दोनों एक साथ चलाते हैं। सर वी आर हेडिंग टू पेरिन, सर वी आर हेडिंग टू पेरिन। कैप्टन जहाज को टर्न करने के लिए हेडिंग सेलेक्टर को लेफ्ट साइड की तरफ घुमाने लगते हैं, बट इस इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग सिनेरियो में कैप्टन एक संगीन गलती कर जाते हैं कि उन्होंने पहले से ही रूट को प्लेन में सेव किया हुआ था, तो हेडिंग सेलेक्टर घुमाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेन टर्न नहीं होता, क्योंकि वो दोनों ही भूल चुके थे इस सिनेरियो में कि वो लोग नैव मोड को हटा कर ही फिर ही मैनुअली टर्न ले सकते हैं। यहाँ उनको कुछ ही सेकंड बाद होश आया, उन्होंने फौरन से नैव मोड से निकाल तो दिया, बट प्लेन की डायरेक्शन 86 डिग्री पर ही सेट रही। पूरे कॉकपिट में टेरेन अहेड की चीखों पुकार, उसकी वार्निंग सायरन की आवाज गूंज रही थी। अब ऐसी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में सीधा जहाज को पुल अप करके आसमान की तरफ जो है वो ले जाया जाता है। को पायलट चीखता रहा, सर पुल अप, सर प्लीज पुल अप, बट काफी जगहों पर चीखने के बजाय एक्शन लेने की जरूरत होती है। काश कि वो पायलट फौरन से प्लेन को अपने एक्शन में लेकर ऊंचाई की तरफ ले जाता। प्लेन पे एक बटन होता है जिसको सिर्फ प्रेस करने पर ही जो जहाज होता है वो फौरन से ऊपर की तरफ जो है वो चला जाता है, तो हिल मिस हो सकती थी। बट उनके बुलिंग एंड बॉसी नेचर की वजह से को पायलट लॉस्ट हिज कैपेसिटी टू टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन, बट ही केप्ट सेइंग, सर पुल अप, वी आर गोइंग डाउन। एंड विथ ऑल ऑफ दिस chaos, वार्निंग, कॉकपिट विथ सायरन, जहाज मरगला हिल्स पे क्रैश कर जाता है। लोकल पुलिस को फ़ौरन इन्फॉर्म करा जाता है कि एक प्लेन जो है मरगला हिल्स पे क्रैश हो चुका है, तो हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर भेजे जाते हैं। बट आफ्टर 45 मिनट्स, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा पहाड़ था, इतना ज़्यादा बारिश और इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुँच तो गए, बट उनको भी लैंड करने के लिए कोई सेफ स्पेस नहीं मिल रही थी। विद द हेल्प ऑफ रोप आर्मी ऑफिसर्स नीचे उतरते हैं और वहाँ पर जो सिनेरियो देखने को मिलता है उसको लिटरली देख के सबकी रूहें कांप गई। द प्लेन रैकेज वॉज एवरीवेयर आफ्टर द क्रैश एंड प्लेन का फ्यूल पूरे एरिया में फैल चुका था। ये क्रैश अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गया कि क्या प्लेन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी? अगर हाँ, तो ज़रूर कन्वर्सेशन में पायलट ने एटीसी को इन्फॉर्म किया होगा। तो पूछताछ के लिए एक टीम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास जो है वो निकलती है, जिसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का बयान सामने आता है कि पायलट्स के बीच में बिल्कुल भी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही थी और कैसे एल्टीट्यूड को भी इंक्रीज नहीं किया गया। अब ये केस सुलझने के बजाय और ज़्यादा उलझता जा रहा था कि पायलट की तरफ से कोई इमरजेंसी फेलियर वार्निंग एटीसी की तरफ जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई, तो आखिर ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे? अगर इस केस को सॉल्व करना था तो वो सिर्फ ब्लैक बॉक्स की मदद से ही हो सकता था। ग्लैडली ब्लैक बॉक्स जो है वो मिल जाता है, बट उसको डीकोड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना था और पाकिस्तान के पास उसको डीकोड करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। कि ये जो पार्ट्स हमें जिनको हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, ये हमें आज तकरीबन 12:55 पर यहाँ पर मिल गए। तो फॉरेन एक्सपर्ट से इसको एग्जामिन करवाना था। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने ये डिसाइड किया दैट दे शुड सेंड द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR एंड द फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR टू द फ्रांस BEA, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये ब्लैक बॉक्स डीकोड होता। फाइनली 1 साल बाद ये रिकॉर्डिंग सुनने को मिलती है और रिकॉर्डिंग में ये साफ जाहिर था दैट द एनवायरनमेंट इनसाइड द कॉकपिट वाज एक्सट्रीमली टॉक्सिक। रिकॉर्डिंग से ये मालूम होता है कि कैप्टन ने अपनी मर्जी का ही एक रूट को पायलट से फीड करवा दिया था और ऑटो पायलट की वजह से प्लेन उसी रूट को फॉलो कर रहा था। अब फीड कराए हुए रूट में लूप होल्स थे, जिसमें जहाज को एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया से गुजरना पड़ता, जो कि रूल्स की वायलेशन थी, और यही रूट फॉलो करते हुए प्लेन
2300 फीट के एल्टीट्यूड में इस्लामाबाद में दाखिल होता है। इस रूट को फॉलो करते हुए प्लेन एयरपोर्ट के प्रोटेक्टिव लैंडिंग जोन से भी बाहर था। अगेन वॉल्यूशन ऑफ रूल्स, और आखिर में वही सिनेरियो होता है जो कि को पायलट ने बहुत पहले ही भांप लिया था, बट बिकॉज ऑफ द बॉसी नेचर ऑफ कैप्टन, को पायलट लॉस्ट हिज कैपेबिलिटी टू से एनी काइंड ऑफ थिंग। ज़्यादातर प्लेन क्रैश में कैप्टन के ऊपर ही सारा इल्ज़ाम दे दिया जाता है, क्योंकि वो तब अपने डिफेंस में कुछ कह नहीं सकते। ऑन ग्राउंड जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सब की गलतियों को ढाँप दिया जाता है। जिस तरह से ATC के कंट्रोलर की तरफ से ये बहुत बड़ी लैकिंग थी कि वो नहीं चेक कर रहे थे कि जहाज़ किस किस एल्टीट्यूड पर जो है वो चल रहा है, और जब उन्होंने चेक किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बट बहुत सी बातें बाद में भी सामने खुलकर आई, जैसे जो उस दिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के इंचार्ज थे वो बोजा के प्लेन क्रैश में भी थे, और वो ATR जो तैयारा था जिसमें जुनेद जमशेद थे वो उस दिन भी इंचार्ज पे थे। डिसीज्ड की फैमिलीज़ को कंपनसेशन की रकम भी फराहम करी गई। एंड ऑन द 10th of anniversary of Air Blue crash, Islamabad authorities planted 152 trees along the track of Yadgar-e-Shohada. The trees were to represent the number of people who were killed in the crash. May Allah rest their soul in eternal peace. तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।